डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, जिसका आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो है सब्जेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी मैं क्वांटम मैकेनिक्स जो कि बीएससी सेम 4 में जनरली पढ़ाया जाता है, इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली है क्या और किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती है। बेसिकली कौन कौन से फिज़िक्स के वैसे फिनोमिना थे जो हमारे क्लासिकल फिज़िक्स से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न काइंड ऑफ फिज़िक्स है। जो हमारे क्लासिकल फिज़िक्स के लॉज होते हैं यहाँ पे वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड को देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फिज़िक्स है ये लगती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। मतलब इस तरह के पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब इस तरह के जो सिस्टम्स हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उस तरह के सिस्टम्स पे क्वांटम मैकेनिक्स लगती है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर भी लगेंगे, लेकिन थोड़ा तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। देखिए, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप एक ही टाइम पे नहीं बता सकते, उनकी पोजीशन को मेजर करना डिफिकल्ट है। और इसके साथ साथ आपने क्लास +2 में थोड़ा स्टडी करा हुआ है कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो वो वेव कहाँ से आती है, किस तरह से आइडिया इवॉल्व हुआ था, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप पार्टिकल को किसी वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली वेव पैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे आप पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। वी ऑलवेज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आप स्मॉल पार्टिकल्स की पोजीशन बताना चाहते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कि कहाँ पे एक्सपेक्टेड है पार्टिकल, उसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको उसके मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में होता है कि आप एग्जैक्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लॉज ऑफ मोशन लगाते हो, आपने किसी सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उस एक्सेलरेशन को यूज करके बच्चे आप वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टार्टिंग पोजीशन से। ये सब आप कर सकते हो ना क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इन सब चीज़ों को एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिक्स बिल्कुल लगती है। तो जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज़ न्यू काइंड ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। जैसे कि हमने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सब्जेक्ट शुरू किया था, वो भी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट होता है। तो वहाँ भी क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हम डे टू डे लाइफ में चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे जो लॉज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने वो पूरा कोर्स मेरे चैनल से पढ़ा होगा, तो आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा शुरू करते हैं। तो जो हमारी डिस्कशन है वो लाइट से शुरू होने वाली है। ये जो लाइट है ना, लाइट ने स्टार्टिंग से ही लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रखा है और बहुत ज़्यादा जो परेशान कह लो रखा है, क्योंकि जो लाइट है उसका बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट देखा गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो न्यूटन से लाइट की थ्योरी जो है वो स्टार्ट होती है। न्यूटन ने भी यही माना था इनिशियली कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। उसको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं थे। तो फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि जैसे लाइट है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, लाइट के साथ डिफरेंट फिनोमिना हम कर सकते हैं। तो उस वजह से लाइट को वेव माना गया। मतलब ये समझा गया कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक वेव जैसी हैं। जैसे एक साउंड वेव होती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो लोगों ने ये भी सोच लिया कि जैसे साउंड के लिए मीडियम चाहिए, लाइट के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। तो इनिशियली जो मीडियम सजेस्ट किया गया था वो आपने एक मेरा लेक्चर है द ईथर स्टोरी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, वहाँ पे सुना होगा कि इनिशियली ये माना गया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए ईथर चाहिए। तो ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एफर्ट्स चलते रहे, जिसमें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि माइकलसन एंड मोरले ने एक इंटरफेरोमीटर की हेल्प से ये देखने की कोशिश करी कि क्या लाइट का जो मोशन है, जो लाइट की स्पीड है, क्या वो अफेक्ट होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर। तो इस चीज़ को जब उन्होंने करा तो उन्होंने देखा कि जो लाइट की स्पीड है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो उस केस में नल रिजल्ट आया था, मतलब ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे पास रिजल्ट आया था। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट भी मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो। अभी आपको टैग शो हो रहा होगा राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर, आपको टैग शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए।
तो जो लाइट है, इनिशियली लाइट को वेव माना गया। अब ह्यूजन प्रिंसिपल, ह्यूजन थ्योरी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में क्या बोलते हैं ह्यूजन सर, वो कहते हैं कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, वो ईथर में से ट्रैवल करती है। और उन्होंने अपनी थ्योरी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लॉज जो हैं इनको प्रूव किया था। तो वहाँ तक तो ठीक था कि उनकी थ्योरी की हेल्प से हमने लॉज को प्रूव कर दिया। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट सामने आए जिसमें ये देखा गया, जैसे ईथर स्टोरी में हमने ये देखा कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। सन से अर्थ तक लाइट कैसे आती है, वैक्यूम है, फिर लाइट कैसे आती है। तो वहाँ पर हमारे मैक्सवेल सर आते हैं। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट है, जिसमें मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस को ड्राइव किया। दे आर यूनिवर्सल इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशंस। उन इक्वेशंस की हेल्प से मैक्सवेल सर ने एक वेव इक्वेशन को ड्राइव किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेटिस्फाई करती है। तो वहाँ से उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करी, विच इज इक्वल टू सी मीन्स 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि उन्होंने थ्योरेटिकली जो ड्राइव करा वो एक्सपेरिमेंटल जो लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर रखी थी उसके साथ मैच करती है। तो इट वॉज ए ब्रेक थ्रू इन द फिजिक्स। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि लाइट, ये प्रूफ हो गया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लाइट वैक्यूम में से ट्रैवल करती है एंड लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ नॉट ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो वहाँ तक तो हमारी कहानी ठीक चल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव नेचर होता है फिजिक्स का, लोगों ने और एक्सपेरिमेंट करे लाइट के साथ। तो वहाँ पे हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे इस सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर भी है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बड़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और अब इवन आपने +2 में भी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में थोड़ा पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो थ्योरी है ना, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो जाती है। मतलब अगर हम लाइट को वेव मान के चलें तो यू कांट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो हम बड़े डिटेल में सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक ने ये माना था कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, वेयर द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज E is equal to h times nu। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो वहाँ से यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आइंस्टाइन सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी प्रेजेंट करी। तो 1902 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी प्रेजेंट करी थी, उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल है या एक वेव है, इट वॉज ए मिस्ट्री कि भाई वेव की तरह भी बिहेव कर रही है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे लाइट इज़ बिहेविंग लाइक पार्टिकल्स। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन से फिनोमिना है जहाँ लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है और जहाँ पे लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो यहीं से सारी क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन स्टार्ट होता है हमारा। तो अभी क्या है कि जो लाइट का नेचर है ये देखा गया, इट इज़ ऑफ ड्यूअल नेचर। तो ये नहीं है कि इट इज़ ए मिस्ट्री कि भाई लाइट पार्टिकल बोलेंगे लाइट को, या इट इज़ कंपोज्ड, इट इज़ अ वेव, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए मिस्ट्री एक्चुअली इट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी डोंट हैव एनी सिंगल वर्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमने ये कह सकते हैं कि लाइट की दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सम सिचुएशंस इट बिहेव लाइक वेव्स, इन सम सिचुएशंस इट बिहेव लाइक पार्टिकल्स। तो अभी आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड की जो स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ फिनोमिना मेंशन्ड हैं जिसमें लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है, और राइट हैंड साइड के पोर्शन में लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। तो वन बाय वन इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1678 जो ह्यूजन थ्योरी ऑफ लाइट थी, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ हम लाइट को एक वेव मान के चलते हैं और ये दोनों जो फिनोमिना है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं। उसके बाद फिर 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यंग ने क्या किया कि 2 लाइट के मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज को यूज़ करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट किया, जहाँ पे लाइट की जो वेव्स थी वो आपस में इंटरफेयर कर रही थी और एक स्क्रीन पे फ्रिंजेस टाइप पैटर्न बन रहा था। ये सेम उसी वे में है जैसे आप मान लो वाटर के सरफेस पे आपने 2 पेबल्स फेंके और उन पेबल से रिपल्स जनरेट हुए, और रिपल्स को जब आपस में आप इंटरसेक्शन करते हुए देखते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पैटर्न से जनरेट होते हैं। तो सेम वे में लाइट को वेव मानते हुए यंग्स ने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करके लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट कर दिया। तो वहाँ से भी एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट बिहेव लाइक वेव्स। उसके बाद फिर 17th सेंचुरी में ही फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन
और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन, इवन डाइफ्रैक्शन का जो टॉपिक है आपने +2 में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें भी यही देखा गया कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव कर सकती है। ये सारे फिनोमिना जो हैं ये लाइट के वेव नेचर को एस्टैब्लिश करते हैं। ऐसे ही लास्ट में अगर हम बात करें 1842 में, तो डॉपलर इफेक्ट आया। डॉपलर इफेक्ट वैसे साउंड के लिए आया सबसे पहले। तो साउंड में क्या होता है कि डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जब लाइट या साउंड वेव, कोई भी वेव आपको अप्रोच करती है, तो उसकी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है, थोड़ी ज़्यादा हम मेजर करते हैं, और जो रियल फ्रीक्वेंसी होती है, जो सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी अपनी एक रियल फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम होती है अगर सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू। तो ये जो इफेक्ट था साउंड वाला, लाइट में भी ये देखा गया। ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप डॉपलर इफेक्ट को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ये जो टॉपिक है ये IIT जैम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे फिनोमिना लाइट के वेव नेचर को एस्टैब्लिश करते हैं। और राइट हैंड साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने सारी फिजिक्स को घुमा के रख दिया बेसिकली, क्योंकि अगर हम लाइट को वेव मान के चल रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर वहाँ पे लाइट को पार्टिकल मानना पड़ा, और लाइट की पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके जब हमने ये माना कि बेसिकली लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एक लाइट वेव, अगर हम वेव की बात करें तो वो वेव नहीं है, एक्चुअली एक पार्टिकल है, फोटोन है, जो मेटल के सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करता है। तो जैसे कंचे खेलते हैं, कोलिजन होता है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है इंस्टेंटेनियसली। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे फिर आइंस्टाइन सर ने प्रूव किया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट है। ये भी आपने +1 में पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो वो रेडिएशन से एमिट करती है। तो वो जो रेडिएशन है उसका अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं, स्पेक्ट्रम मतलब अगर हम नंबर ऑफ, अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाएं, तो उसकी जो शेप आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो कुछ इस तरह से आती है। इसको भी कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्पेक्ट्रम भी आपने देखा हुआ है +1 में। इस शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अगर हम लाइट को वेव मान के चलें। तो वहाँ पे एक रेले थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई थी विच वाज ए फेलियर। उसके बाद फिर प्लैंक्स लॉ आया। प्लैंक सर ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया ये मान के कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो फोटॉन्स हैं, उनकी इंटेग्रल स्पिन है, वो बोसॉन्स हैं। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी अप्लाई होती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे अलग से वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम पे। तो वहाँ से फिर वो सर एक्सप्लेन करते हैं, प्लैंक सर, कि किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सिमिलरली कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये भी बहुत बढ़िया इफेक्ट है। कॉम्पटन स्कैटरिंग में बेसिकली जब एक लाइट का फोटोन किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, और जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। अगर एनर्जी कम होती है तो E = h/nu, फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम होती है। तो उस केस में फिर वेवलेंथ जो है बढ़ जाती है। देयर इज अ शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी आपके सिलेबस में है। ये लेक्चर नंबर 3 में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी पूरी थ्योरी को डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और लास्ट में फिर सर सीवी रमन का दिया हुआ रमन स्कैटरिंग, जो 1922 में उन्होंने डिस्कवर किया था, और इस फिनोमिना के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इसमें भी हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये कुछ जो डिस्कवरीज हो रही थी 18th और 19th सेंचुरी में, बेसिकली इट वाज ए बेस फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ से ये ओरिजिन होता है कि किसी भी वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है, और हम पार्टिकल्स के कोलिजन्स की तरह इन चीज़ों को, वेव्स को मान सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे सामने इसके बाद फोटॉन्स आते हैं, और फोटॉन्स की एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी करेंगे। अभी थोड़ा सा एक सम अप दे रहा हूँ। तो एनर्जी जो है फोटॉन की वो E = h/nu है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप मास ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी ऑफ फोटॉन / c²। तो यहाँ पे आइंस्टाइन फेमस रिलेशन E = mc² हमारी हेल्प करती है। इसकी डेरिवेशन आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। डेरिवेशन भी और इवन न्यूमेरिकल्स भी मैंने डिस्कस करे हुए हैं। और आने वाले टाइम पे मैं एक वीडियो स्पेशली m = E/c² पे बनाऊंगा। हम इसकी पोल खोल के रख देंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इस इक्वेशन को डिफरेंट सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली m क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक कैसे कैलकुलेट करनी है। तो एक वीडियो आने वाली है विच इज़ अंडर द बैनर ऑफ फिजिक्स मंथन। तो हम डिफरेंट इक्वेशंस को उस बैनर के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। ओवरऑल आपकी कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट होनी चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट किसी दूसरी जगह पे किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो अभी यहाँ पे ई को अगर आप एच न्यू पुट कर देंगे तो ये मास का फॉर्मूला है, और अगर आप मोमेंटम निकालना चाहते हैं फोटोन का तो मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे जस्ट आपको इसी को m को c से मल्टीप्लाई करना है, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, तो h बाई लैम्डा, h न्यू बाई c आ जाएगा, और c बाई न्यू इज लैम्डा। तो लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी फॉर्मूला है, अभी आने वाला थोड़ी देर में। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, फोटोन कांट बी एट रेस्ट, तो रेस्ट पे हो नहीं सकता, तो इसका मास हमेशा इसी रिलेशन से कैलकुलेट होता है, m इज इक्वल टू e बाई सी स्क्वायर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोटॉन्स पिक्चर में आ गए, मतलब लाइट एक वेव है लेकिन इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे सर डी ब्रॉगली के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो अपना हाइपोथेसिस देते हैं 1924 में, और वो कहते हैं कि नेचर हैज सिमेट्री। अगर एक वेव जैसे कि लाइट किसी सिचुएशन में पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती है, फोटॉन्स की तरह बिहेव कर सकती है, तो देयर मे बी सम सिचुएशंस इन विच a particle can behave like a wave, means there is a wave associated with each particle, and that wave is called de Broglie wavelength or matter wave। मैटर की वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव, प्रोटॉन की वेव, न्यूट्रॉन की वेव, किसी भी छोटे पार्टिकल की वेव या किसी बड़े पार्टिकल की वेव। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स हैज ए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो उस वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, +2 में भी करा हुआ है आपने, हम अभी भी करेंगे। तो ये फॉर्मूला है उस वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी इज मोमेंटम। तो अगर पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ा देंगे उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर हम हाई वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ पार्टिकल की बात करेंगे तो उसका मोमेंटम छोटा होगा, मतलब इट कांट मूव, स्पीड कम होगी, मोमेंटम छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने वाला है, तो अब इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि 1924 में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आता है, और 1927 में डेविसन एंड जर्मर, ये दो बंदे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करा, और इस फॉर्मूले से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो बिल्कुल उनकी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मैच करती है। तो कितना ब्रेक थ्रू है साइंस में कि अगर पार्टिकल की वेव होती है, पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, तो उसकी वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट इन दोनों बंदों ने 1927 में करी थी। तो यहाँ से हमारी क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो जाती है, और फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पिक्चर में आता है, जिसमें ये देखा गया कि यू कांट मेजर, क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यू कांट मेजर position and momentum, exact position and exact momentum of a particle at the same time, means there is always some error in the calculations, uncertainty or error in the calculations। तो ये जो uncertainty होती है दोनों में, delta x is the uncertainty in the calculations of position experimentally, delta p is the uncertainty in the calculations of momentum, उन दोनों की जो multiplication है, it is always greater than some number which is h upon 2 pi। तो इसको हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे इसको, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप वेव नेचर से चलेंगे तो वेव नेचर से ये है कि जैसे अभी फर्स्ट केस में स्मॉल डेल्टा एक्स, ये मैंने एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ बनाई है उस पार्टिकल की, स्मॉल पार्ट पोर्शन में बनाई है, डेल्टा एक्स छोटा है इसका। तो अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा तो डेल्टा पी बड़ा हो जाएगा, मीन्स देयर द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विल बी लार्ज, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर डेल्टा एक्स बड़ा कर दें, मतलब बड़ी वेवलेंथ से पार्टिकल को रिप्रेजेंट करें, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज लार्जर देन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो इस चीज को पार्टिकल नेचर से अगर आप समझना चाहते हो तो बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है विच इज मूविंग, लेट अस सपोज इट हैज सम इनिशियल मोमेंटम, इट इज मूविंग इन सम डायरेक्शन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो अगर आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाहते हो, देखना चाहते हो वो कहाँ पे है, तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे। तो इस माइक्रोस्कोप से जब आपने देखा तो एक फोटोन आके उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करा, पार्टिकल नेचर आ गया, लाइट इज ए फोटोन। तो वो जब स्ट्राइक करा उस पे, देयर इज द चेंज इन द कोलिजन हुआ, देयर विल बी द चेंज इन मोमेंटम, तो पी जो है वो पी बन गया। तो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट यू हैव डिस्टर्ब्ड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देख रहे हो देयर इज अनसर्टेनिटी, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे है, और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते उसका, दोनों चीजें यहाँ पे ट्रू है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली इनहेरेंट है नेचर में, ये किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इनकैपेबिलिटी नहीं है, बेसिकली इट इज बाय नेचर, ठीक है। और इसके बाद
हम क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमारा उसमें हमेशा ये है कि हमेशा देयर इज सम एरर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल दीज थिंग्स, वी ऑलवेज कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम मेजर करेंगे और इसकी डेफिनेशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, समझेंगे इसको डिटेल में, और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल को एक वेव की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए हर किसी पार्टिकल का एक वेव फंक्शन होगा। वो वेव फंक्शन पोजीशन का और टाइम का एक फंक्शन होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास एक फंक्शन होता था, आपको पता है कि वो फंक्शन इज इक्वल टू ई नॉट लाइक दिस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमेशा वेव का जो फंक्शन होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन। सिमिलरली टू रिप्रेजेंट the position, to find the position of particle, to find the momentum of particle, you need wave function which represents a particle. तो wave function क्या होता है, what are the important conditions to define a wave function, वो हम सब इसमें करेंगे। और फिर यहाँ पे जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू एम ए, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम अप्लाई करते हैं, अब वो आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए लिखोगे, एवरेज वैल्यूज के लिए लिखोगे, ऐसे कह सकते हैं। तो वही जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको अर्नफेस्ट थ्योरम बोला जाता है। तो इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में है और एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो ये यूनिट 1 की चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। अगर आपके पास अभी एक वेव फंक्शन है विच रिप्रेजेंट्स द नेचर और बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के लिए डिफरेंट होता है, फोर्स के लिए डिफरेंट होता है, तो उस वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए एक वेव इक्वेशन चाहिए। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, इसकी 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको ड्राइव करेंगे और फिर हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को अलग अलग केसेस में सॉल्व करेंगे। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस या पोटेंशियल फंक्शन, एक ही बात है। अगर फ्री पार्टिकल है तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या कैसे लिखेंगे, क्या उसका वेव फंक्शन का सोल्यूशन आएगा। अगर पार्टिकल किसी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर है, इनफाइनाइट फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, तब उस केस में किस तरह का सोल्यूशन आएगा। अगर स्टेप पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल कुछ इस तरह के होता है, इसके 2 केसेस होते हैं। मतलब एक जगह पे पार्टिकल के ऊपर कुछ कांस्टेंट फोर्स लगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसको स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं। तो उस केस में 2 केसेस होते हैं, एक तो पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है और पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद पोटेंशियल बैरियर है, टनल इफेक्ट है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेव मैकेनिक्स जो अभी आपके सिलेबस में है। तो वैसे तो अगर बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस, तो दे आर एंडलेस, एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं और किन किन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप बीएससी सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जाओगे, आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, एंड यू विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एट ईच एंड एवरी प्लेस एंड ईच एंड एवरी टॉपिक। तो अभी के लिए ये सारे टॉपिक्स आपके जो सिलेबस में हैं, बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में या सैम 4 के सिलेबस में, इन सारे टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा आपके सिलेबस का, वो है हाइड्रोजन एटम। तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अभी चूज कर लेंगे उसके बाद, विच इज़ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल शेप का मान के चलेंगे, तो उसमें फिर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को लिखेंगे और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और फिर हाइड्रोजन एटम तो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है। फिर हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम है हमारे पास, तो उस तरह के सिस्टम्स पे भी हम इन रिजल्ट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम अभी हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटॉन्स, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो अभी लेक्चर 2 आप ध्यान से देखिए। ये लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करके फिर कॉम्पटन इफेक्ट और इस तरह से आगे चलेंगे, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो होप कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। जिन बच्चों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अगर आप लाइक करेंगे तो वो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट दिया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कुछ सजेशंस भी हैं तो आप मुझे दे सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, मैं बच्चों को समझा सकूँ और कहाँ जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मैं उसको कर सकूँ। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।